Hello student, this is your first class for your concrete structure. I am going to start with module first. Here is your syllabus. First we will cover introduction part, second we will cover design part. In introduction part comes these topics: study of strength, behavior and design of indeterminate reinforced concrete structure, load and stresses, load combinations, and in design part we have working stress and limit state approaches. These design we will continue with IS 456 2000. This is a code book for concrete structure. We will follow it. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल फर्स्ट से कि कंक्रीट स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके पहले ये जानते हैं कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट मिक्सचर होता है सीमेंट प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर प्लस एडमिक्सचर का। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि सारे फिलर मटेरियल ये सब को बाइंड करके रखता है। एग्रीगेट टू टाइप्स के होते हैं, ये फिलर मटेरियल है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का पता कैसे चलता है? हमारे पास शीट्स अवेलेबल होते हैं जो पार्टिकल्स पासेज हो जाते हैं 4.75 mm सीप से और रिटेन करते हैं 0.075 mm सीम पे, वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं। और जो पार्टिकल्स रिटेन करते हैं 4.75 mm सीप पे, वो कोर्स एग्रीगेट होते हैं। कंक्रीट इज ए वर्सटाइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जनरली ऑल स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ कंक्रीट। मतलब कि हमारे आसपास जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, डैम, ब्रिजेज, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ये सारे जितने स्ट्रक्चर हैं सब जनरली कंक्रीट से ही बने हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड अवर वर्सटाइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। It is good in compression and bad in tension. So tensile strength of concrete is ignored. Compression, good in compression means कि स्ट्रक्चर जो होते हैं इन पे जब लोडिंग आता है तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बेंड हो जाता है। तो जिधर लोडिंग होता है इधर कंप्रेशन आता है और इधर टेंशन आता है। तो ये जो कंप्रेशन स्ट्रेस डेवलप हुआ स्ट्रक्चर में, उसको वियर करने के लिए कंक्रीट वेरी गुड मटेरियल है। बट वो जो टेंशन डेवलप होता है उसको ये वियर नहीं कर सकता है क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है। ये कुछ ग्रेड्स हैं कंक्रीट के, M5, N10, M15, M20, M25, सिमिलरली बहुत सारे हैं। M स्टैंड फॉर मिक्स डिज़ाइन और दिस न्यूमेरिक वैल्यू 5 या 10, दिस स्टैंड फॉर दियर स्ट्रेंथ। कंक्रीट स्ट्रक्चर टू टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल PCC, देयर आफ्टर RCC। PCC क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। RCC क्या होता है? रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट से कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? प्लेन फुटिंग और PCC रोड्स, ETC। और जितने भी हमारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल मेंबर्स हो गए, बीम, स्लैब, कॉलम, स्टेयरकेस, फुटिंग, सारे रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से ही बनते हैं। देखते हैं रिइंफोर्समेंट हमारे लिए स्ट्रक्चर में क्यों ज़रूरी हो जाता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है जो कि PCC से बना हुआ है। लोडिंग आया, हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बेंड हो गया, इस जोन में कंप्रेशन आया, इस जोन में टेंशन आया। ये जो कि PCC से बना हुआ है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो हमारा स्ट्रक्चर कंक्रीट से बना हुआ है मेनली। तो कंक्रीट हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कंप्रेशन को लेने में कैपेबल है। तो ये जो कंप्रेशन लोड आया इसके लिए तो ये सही है कंक्रीट, पर जो टेंशन लोड आया इसको लेने के लिए, या टेंशन स्ट्रेस आया इसको लेने के लिए कंक्रीट कैपेबल नहीं है। हमने यहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इग्नोर करा है। तो इसके वजह से, क्योंकि टेंशन को लेने के लिए कोई मटेरियल यहाँ कैपेबल नहीं है, हमारे स्ट्रक्चर में यहाँ क्रैकिंग आ जाते हैं। इस क्रैक को अवॉइड करने के लिए हम रिइंफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड करते हैं टेंशन जोन में, जैसा हमने इस स्ट्रक्चर में करा है। ये स्ट्रक्चर है हमारा, यहाँ हमने टेंशन जोन में, ये टेंशन जोन है और ये कंप्रेशन जोन है। यहाँ स्टील प्रोवाइड करा है, सेक्शन बेंड हुआ, यहाँ भी बेंड हुआ, यहाँ कंप्रेशन आया और यहाँ टेंशन आया। कंप्रेशन लेने के लिए अब हमारे पास कंक्रीट है और टेंशन लेने के लिए हमारे पास स्टील है। सो हमारे स्ट्रक्चर में कोई क्रैकिंग नहीं आया। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अ स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ एंड बिहेवियर। दिस मीन्स कि हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे कि जो हमने कंक्रीट लिया है उसका स्ट्रेंथ क्या है और
कास्ट हो गया कंक्रीट तो उसका बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ का स्टडी करते हैं, जिसमें कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फाइंड करने के लिए हम लोग क्यूब टेस्ट करते हैं, जिसमें हमने क्यूब कास्ट करना होता है 150 इंटू 150 mm का। 6 क्यूब कास्ट करेंगे, 24 आवर्स के लिए ड्राई करेंगे, क्यूरिंग करेंगे 7 डेज के लिए। 3 क्यूब टेस्ट करेंगे 7 डेज पे। यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम लोग कंप्रेसिव टेस्ट के थ्रू उसका टेस्ट करेंगे। 3 क्यूब्स टेस्ट करेंगे 28 डेज पे सेम यूटीएम मशीन से। स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे लोड बाय एरिया से। लोड क्या होता है? लोड एट विच क्यूब फेल, जिस लोड पे ये क्यूब जो हमने टेस्ट कर रहा है वो फेल हो जाता है, वो लोड को नोट डाउन यहाँ करेंगे और उसका एरिया हमारे पास साइज अवेलेबल है 150 इंटू 150, उससे हम डिवाइड करके स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं क्यूब का, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ का रिजल्ट आता है वो क्या होना चाहिए? जो 7 डेज पे हमने टेस्ट करा है उसका रिजल्ट 70% होना चाहिए, और 28 डेज पे हमने जो टेस्ट करा है उसका रिजल्ट 90% होना चाहिए। मीन्स कि जो हमने ग्रेड लिया है, जो BM20 का ग्रेड लिया है, तो ये जो स्ट्रेंथ है इसका 7 डेज पे ये 70% आना चाहिए और 28 डेज पे इसका 90% आना चाहिए। सिमिलरली हम लोग सेम टेस्ट उसी कंक्रीट का सिलेंडर टेस्ट करेंगे, जिसका हाइट हो जाएगा 300 mm और डायमीटर हो जाएगा 150 mm। सेम टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग 6 सिलेंडर्स कास्ट करेंगे, 24 आवर्स के लिए ड्राई करेंगे। सेम प्रोसेस जो इसमें करा है इसमें भी करेंगे। जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो क्या हो जाएगा? क्यूब का जो स्ट्रेंथ है वो सिलेंडर से 25% ज़्यादा होगा। मीन्स अगर ये 100% रिजल्ट देता है तो ये 75% क्यूब का रिजल्ट देगा। मतलब जो स्ट्रेंथ होगा क्यूब कास्टिंग का वो सिलेंडर से ज़्यादा होगा। तो क्यूब गिव्स मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट फॉर compression strength of concrete because effect of friction between machines plate and specimen is almost zero। कहने का अर्थ है कि जो हम क्यूब यहाँ कास्ट किए हैं तो मशीन्स यहाँ कंप्रेशन लगाने के लिए जो फोर्स दे रहा है, तो प्लेट्स के बीच में जो फ्रिक्शंस होता है यहाँ वो ऑलमोस्ट क्यूब में 0 हो जाता है, इसलिए इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। और सिलेंडर जो होता है उसमें फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल होता है, इसलिए इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ कुछ नोट्स में दिए हुए टॉपिक्स हैं। क्यूब्स ऑफ स्मॉलर साइज गिव्स मोर स्ट्रेंथ दैन स्टैंडर्ड क्यूब। मतलब हम लोग जितना छोटा क्यूब कास्ट करेंगे, जैसे हमने 150 का यहाँ कास्ट करा है, यहाँ हमने इससे छोटा ले लिया 100 mm, तो जो स्ट्रेंथ होगा 100 mm इंटू 100 mm का वो ज़्यादा होगा 150 इंटू 150 mm का। इसका सीधा मतलब ये है कि जितना स्ट्रक्चर बड़ा होते जाएगा उतना ही स्ट्रेंथ हमारा कम होते जाएगा। हमने पहले बात किया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अब हम बात कर रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मैंने पहले भी बोला है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, पर जानते हैं कि होता कितना है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10%, 7 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जितना भी हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, उसका ओनली 7 to 15% टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसका। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड इन आरसीसी स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या क्या टेस्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट टेंशन टेस्ट, फ्लेक्सुरल टेस्ट, सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट। और हमारे यहाँ इम्पॉर्टेंट ये होता है जानना कि कौन सा टेस्ट में वैल्यू जो है स्ट्रेंथ का ज़्यादा आता है, कौन सा उससे कम आता है और कौन सा उससे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ कंक्रीट। बिहेवियर ऑफ कंक्रीट मीन्स कि जब हमने कंक्रीट चूज कर लिया कौन सा ग्रेड से बनाना है, उसके बाद स्ट्रक्चर कास्ट कर लिया। स्ट्रक्चर कास्ट करने के बाद कंक्रीट का क्या बिहेवियर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट क्या होता है? वो एक वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है। मीन्स कि आपने कास्ट किया 150 इंटू 150 क्यूब कास्ट कर लिया, तो मॉइस्चर लॉस के वजह से इसके साइज थोड़े छोटे हो जाते हैं या लेस हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट।
वो 150 mm से थोड़ा लेस हो जाता है, तो छोटा हो जाता है और वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है। यही सिंकेज ऑफ कंक्रीट है। ये इनिशियल मतलब कि हम लोग जो कास्ट करते हैं जिस टाइम ड्राई होता है उस टाइम ये चेंजेज आता है, इसीलिए हम लोग ये इनिशियल चेंजेज इन कंक्रीट होता है। नेक्स्ट क्या है, क्रीप ऑफ कंक्रीट। क्रीप ऑफ कंक्रीट क्या है कि डिफॉर्मेशन हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है स्ट्रक्चर में। हमारा स्ट्रक्चर पहले ऐसा था, फिर वो डिफॉर्म होके थोड़ा और इंक्रीज होके ऐसा हो जाता है। वो क्यों होता है, ये तो टाइम डिपेंडेंट है, जितना पुराना होते जाएगा उतना ही इंक्रीज होते जाएगा। ये टाइम डिपेंडेंट है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। जैसे कि हमारा अगर कॉलम को बात करते हैं तो कॉलम में कंप्रेशन आता है तो वो टाइम के साथ और कंप्रेस होते जाता है। बीम में बेंडिंग आता है तो टाइम के साथ और थोड़ा बेंड होते जाता है। हैंगिंग मटेरियल कोई सीलिंग से हैंग कर रहा है तो टाइम के साथ जितना पुराना होता जाएगा इस तरह से उसमें और लेंथ बढ़ते जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्रीप ऑफ कंक्रीट। दिस इज टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन, मतलब जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा होगा और कॉलम मोर कंप्रेस हो जाता है और बीम बेंड हो जाता है। टॉक अबाउट रिइंफोर्समेंट। Earlier we have talked about concrete, now we will all talk about the reinforcement. Any material that can take tension may be used as a reinforcement. जो हमने स्ट्रक्चर में reinforcement डालना है वो कोई भी मटेरियल जो कि टेंशन कैरी कर सकता है उसे हम लोग एज ए reinforcement यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम etc. लेकिन हम लोग प्रेफर क्या करते हैं, स्टील। क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो ये इकोनॉमिकल्स होता है अदर मेटल से, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है अदर मेटल से, और जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है जो कि अल्फ़ा होता है वो नियरली इक्वल होता है कंक्रीट का। अल्फ़ा स्टील नियरली इक्वल टू अल्फ़ा कंक्रीट। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है कि अगर स्ट्रक्चर को हीट मिलता है तो एक्सपैंड होने का जो कैपेसिटी है, कंक्रीट अगर इतना एक्सपैंड करता है तो इतना एक्सपैंड करता है तो स्टील इसी के रेशियो में लगभग इतना ही एक्सपैंड करेगा। अदर मटेरियल अगर हम लोग यूज करते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, ये इनका थर्मल एक्सपेंशन जो कोफिशिएंट है वो ज़्यादा होता है तो हीट मिलने से ये कम एक्सपैंड करेगा, और अदर मटेरियल जो कॉपर हो गया सी वो ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा। दोनों के बीच में इरिलेवेंट मोशन आ जाएगा जिसकी वजह से हमारा क्रैक डेवलप होगा। इसलिए भी हम यूज नहीं करते हैं अदर मटेरियल एज ए रिइंफोर्समेंट। ठीक है, ये कुछ ग्रेड हैं स्टील के। Fe250, माइल्ड स्टील, Fe415, Fe500, HYST स्टील। HYST मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। ये कुछ रिसेंटली ऐड हुए हैं, Fe500D और Fe550 और Fe600। D स्टैंड फॉर डक्टिलिटी। और ये हमारे पास स्टील का जो अवेलेबल है माइल्ड स्टील, HYST वार स्टील, उसके लिए कुछ ग्राफ्स हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, माइल्ड स्टील है, हाँ उस पर लोड आया, ये कुछ इस तरह से डेवलप होना शुरू होता है। यहाँ तक ये स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर वे में जाता है, उसके बाद ये प्लास्टिक मोड में जाने लगता है, एक्सपैंड होता है अपर यील्ड, लोअर यील्ड प्लेट्यू और ये क्रैकिंग, उसके बाद फाइनल नेकिंग, उसके बाद क्रैक हो जाता है। ये माइल्ड स्टील का ग्राफ हो गया। हमारे पास ये HYST बार का ग्राफ है जिसका कि स्ट्रेन माइल्ड स्टील से बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस भी हाई होता है और वो इतना जो एरिया है प्लास्टिक एरिया इतना डेवलप नहीं होता है और वो थोड़ा ब्रिटल हो जाता है माइल्ड स्टील से ज़्यादा। HYSD बार एज हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, और इसे CTD भी बोलते हैं, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। ये बनता कैसे है, माइल्ड स्टील को ही हम लोग हाई यील्ड बियॉन्ड यील्ड लिमिट से जाके उसको स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद उसे ट्विस्ट कर देते हैं। उसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उसके बाद अनलोड कर देते हैं। मीन्स हमारे पास एक माइल्ड स्टील है, उसे हमने दोनों तरफ से स्ट्रेच करा, इस तरह से स्ट्रेच किया, माइल्ड स्टील ही है हमारे पास। ठीक है, उसके हमने स्ट्रेच करा, उसके बाद हम उसे ट्विस्ट कर देते हैं, मतलब इस तरह से कुछ ट्विस्टिंग हो जाता है, उसके बाद हम अनलोड कर देते हैं। तो इसके थ्रू जो हमारा बार डेवलप हुआ वो हो गया HYST बार। वो उसका HYST स्टील इज लेस डक्टाइल दैन
माइल्ड स्टील। डक्टिलिटी आप जानते होंगे कि डक्टिलिटी मतलब जिसका जितना कैपेसिटी होता है इन बिटवीन इन थिन वायर। नेक्स्ट हमारा कौन सा बार आता है, टीएमटी बार, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। इसमें क्या होता है कि हम बार लेते हैं, उसे अचानक से हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे और फिर सडनली उसे कूल कर देते हैं लो टेम्परेचर पे। तो उससे जो स्टील था उससे जो नेक्स्ट स्टील हमारा टीएमटी बार डेवलप होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा अपर सरफेस होता है वो हार्ड रह जाता है और इनर कोर सॉफ्ट रह जाता है। मतलब हमने अभी हीट करा, ये बार लिया, उसको हीट करा एक हाई टेम्परेचर, फिर सडनली कोल्ड कर दिया। सडनली कोल्ड करने की वजह से जो अपर सरफेस हो गया वो टफ हो गया और जो इनर कोर इसका हो गया रह गया वो सॉफ्ट रह गया। तो इसका फ़ायदा क्या है कि टीएमटी बार इज रिलेटिवली मोर डक्टाइल देन HYST बार। आउटर कोर होता है कोरोजन रजिस्ट करने के लिए, माइल्ड स्टील जो हार्ड लेयर हो गया स्ट्रेंथ को रजिस्ट करने के लिए, इनर कोर जो सॉफ्ट लेयर हो गया वो डक्टिलिटी को वियर करने के लिए इनफ हो जाता है। We have completed introduction part. Now we will complete load and stresses, load combinations. So let's start. आते स्ट्रक्चर, लोड क्या क्या आते हैं स्ट्रक्चर पे वो देखते हैं। डेड लोड, लाइव लोड, इन्वायरमेंटल लोड। डेड लोड क्या होता है, वेट ऑफ स्ट्रक्चर इज डेड लोड। फॉर एग्जांपल बीम, कॉलम, वाल, स्लैब, स्टेयरवे, ये सारे जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं इनके जो वेट होते हैं वो सारे डेड लोड में काउंट होते हैं, जो कि सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर डेड लोड होता है। ओके। लाइव लोड, लाइव लोड क्या होता है, स्ट्रक्चर में जो भी मूवेबल पार्ट्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल पीपल्स, फर्नीचर्स, स्टोरेज और लिफ्ट वगैरह जो होते हैं स्ट्रक्चर्स में, या आप बोल सकते हो जो ब्रिज पे ट्रैफिक्स होता है या जो अचानक से गाड़ी रुकते हैं ब्रिज पे, ये सारे लाइव लोड होते हैं। इन्वायरमेंटल लोड क्या होते हैं कि जो इन्वायरमेंट के द्वारा लोड या फोर्स स्ट्रक्चर पे लगाया जाता है। जैसे कि जिस एरिया में स्नोफॉल होता है वहाँ जो स्लैब पे होता है छत पे स्नो का लोड होता है, और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बारिश का पानी जमा होता है तो उसका लोड स्ट्रक्चर पे आता है, तो रेन लोड हो गया। जिस क्षेत्र में ज़्यादा हवा चलता है तो वहाँ विंड लोड, मतलब कि ये स्ट्रक्चर है आपका, हवा इस डायरेक्शन से आ रहा है या इस डायरेक्शन पे आ रहा है, ये कुछ फोर्स लगा रहा है, लोड लगा रहा है स्ट्रक्चर पे, ये विंड लोड में काउंट होता है। अर्थक्वेक लोड, जो हमारा अर्थक्वेक भूकंप आया तो स्ट्रक्चर या तो वर्टिकल वेव आया या हॉरिजॉन्टल वेव आया तो ये स्ट्रक्चर पे कोई फोर्स लगाता है, तो ये हो गया सारे इन्वायरमेंटल लोड्स में आते हैं। अर्थक्वेक लोड हो गया, विंड, रेन एंड स्नो लोड। ये कुछ 6 लोड कॉम्बिनेशंस हैं। डेड लोड प्लस लाइव लोड लेते हैं 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड काउंट करते हैं। जब हम लोग डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड प्लस स्नो लोड का कॉम्बिनेशंस लेते हैं तो 1.2 डेड लोड, 1 अर्थक्वेक लोड, 0.2 स्नो लोड लेते हैं। जब डेड लोड प्लस स्नो लोड या रेन लोड का कॉम्बिनेशंस लेते हैं तो 1.2 डेड लोड लेते हैं प्लस 1.6 स्नो लोड या रेन लोड लेते हैं। 4th नंबर में जब हम लोग डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड का कॉम्बिनेशंस लेते हैं तो 0.9 डेड लोड और 1 अर्थक्वेक लोड लेते हैं। 5th डेड लोड और अगर विंड लोड का कॉम्बिनेशंस लेते हैं तो 0.9 डेड लोड और 1 विंड लोड लेते हैं। 6th नंबर डेड लोड प्लस विंड लोड प्लस स्नो लोड या रेन लोड लेते हैं तो 1.2 डेड लोड, 1 विंड लोड, 0.5 स्नो लोड लेते हैं।